मॉर्निंग ऑल। मैं ब्रिज किशोर आप सभी का स्वागत करता हूं अपकृत्य विधि के क्लास में। और आज पहला क्लास है। हम लोग इसको समझेंगे कि बेसिकली अपकृत्य विधि है क्या, इसके लाने का उद्देश्य क्या है, इसकी प्रकृति, इसकी परिभाषा, हर चीज़ से हम लोग अवगत होंगे। ठीक है, सबसे पहले अपकृत्य विधि, लॉ ऑफ टॉट्स। ये देखिए, ये जब टॉट्स वर्ड्स मेरे सामने आते हैं, टॉट्स का जो शब्द है, इंग्लिश शब्द जब मेरे सामने आता है, तो मुख्यतः मैं जो इसके बारे में कह सकता हूं कि टॉट जो शब्द है एक फ्रेंच शब्द है, जिसका अगर मैं हिंदी रूपांतरण करूं, उसका जो हिंदी रूपांतरण करूं तो कुछ गड़बड़, कुछ गलत, कुछ टेढ़ा मेढ़ा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और बेसिकली ये लैटिन वर्ड टॉटम से आया है। ये लैटिन शब्द टॉटम से आया है। टॉटम लैटिन शब्द है, इसका फ्रेंच में मीनिंग टॉट है, और टॉट का हिंदी रूपांतरण है आपको जो आपका कुछ गड़बड़, कुछ गलत, कुछ रॉन्ग, राइट। तो अपकृत्य शब्द टॉट शब्द से आया है। टॉट शब्द का हिंदी रूपांतरण जो फ्रेंच भाषा का शब्द है तथा लैटिन शब्द टॉटम से बना है, जिसको अंग्रेजी में रॉन्ग कहते हैं। टॉट शब्द का मनुष्य के उन कार्यों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन कार्यों से है जिससे किसी अन्य व्यक्ति के विधिक क्षति पहुंचे। नाउ मार्क द इंपॉर्टेंट वर्ड, इट शुड ऑलवेज बी, मेरे कहने का मतलब है कि वो विधिक क्षति होनी चाहिए, विधिक क्षति होनी चाहिए। ठीक है, पहुंचे, और क्षतिकर्ता को इसके एवज में क्या करना पड़े, क्षतिपूर्ति करना पड़े। तो ये एक मतलब निकल के आता है अपकृत्य शब्द का। अपकृत्य, अच्छा, आपने उपकार का विलोम अपकार सुना होगा, यानी कि कोई गलत, कुछ गलत। ठीक है, उपकार का अपकार। उसी तरह से उसी पैरलांस में आप इस शब्द को भी ले सकते हैं कि कोई ऐसा कृत्य जो अपकृत्य है, जो गलत कृत्य है। ठीक है, तो इसे हम अपकृत्य विधि कहते हैं। अब ये वाली फीलिंग एक आप लोगों को आ रही होगी कि कोई एक एक्स्ट्रा पेपर पढ़ने को जिम्मा आ गया। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन इसकी नेसेसिटी क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है ना। सबसे पहला सवाल जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा कि क्या विधि परिपूर्ण है? इज द लॉ कंप्लीट? क्या विधि परिपूर्ण है? आप सोच के बताएं। तो निसंदेह आप कहेंगे कि नहीं सर, विधि परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर विधि परिपूर्ण हो गई तो कल हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे संसद, हमारे विधानसभाओं को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें कोई कानून की जरूरत ही नहीं है ना। तो विधि परिपूर्ण तो नहीं है। लेकिन सर इसका नेक्सस टॉट से क्या बनता है? विधि परिपूर्ण होना और टॉट का क्या नेक्सस है, जरा ये हमें समझाइए। ठीक है, तो इसके अगले आयाम पे मैं आऊंगा। देखिए, दुनिया में, भारत में विशेषतर, मैं भारत के संदर्भ में ही बात करूं तो 3 विधिक व्यवस्था है आपका। 3 विधिक व्यवस्था है। पहला है आपका सामान्य विधि आधारित, यानी कि कॉमन लॉ बेस्ड, सामान्य विधि आधारित। दूसरा अगर मैं लिख पाऊं तो आपका यह है सिविल विधि आधारित, यानी कि सिविल लॉ, सिविल विधि आधारित। ठीक है, ये बेसिकली। और तीसरा है आपका जो रिलीजियस विधि है, यानी कि धार्मिक विधि। तीसरा तरह का जो लॉ है, जो बहुत कम लोग बताता है, आपका धार्मिक विधि आधारित, रिलीजियस लॉ बेस्ड। अब इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले सर सामान्य विधि आधारित को समझाएं। सामान्य विधि आधारित वो विधि है जो जजमेंट से निकल के आया है, केस लॉ से निकल के आया है। ये कोडिफाइड फॉर्म में नहीं होता, ये संहिताबद्ध प्रारूप में नहीं होता। दूसरा, आपका जितना भी संहिताबद्ध विधि है, जो भी सिविल विधि है, सिविल विधि मुख्यतः कहने का मतलब है कि दिस लॉ, ये जो लॉ है वो कैसा है, कोडिफाइड है, ये संहिताबद्ध है। ये कैसा है, संहिताबद्ध
बद्धक है। और तीसरा आपका धार्मिक विधि। धार्मिक विधि कहने का मतलब है जो बेसिकली धर्म आधारित है। किस पे आधारित है? धर्म आधारित है, यानी कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जितने भी आप देख रहे हो आधारित है, धर्म आधारित। ठीक है, तो ये 3 आयाम है। अब हम अगर टॉट्स की बात करें तो टॉट्स एक कोडिफाइड लॉ नहीं है। हालांकि टॉट्स के कुछ प्रारूप अब जरूर कोडिफाइड हो गए, जैसे कि इन्वायरमेंटल लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। तो ये सारे टॉट्स के ही प्रारूप हैं, लेकिन अब ये कोडिफाइड फॉर्म में आ गए। लेकिन अगर हम अर्ली की बात करें, पहले की बात करें, तो पहले जब टॉट आया या मूल जो टॉट है वो आज भी संहिताबद्ध नहीं है, कोडिफाइड नहीं, संहिताबद्ध नहीं है, और इसीलिए इसे हम सामान्य विधि आधारित कहते हैं। पुनः वो प्रश्न कि क्या विधि परिपूर्ण है, इसको मैं यहां से समझाना चाहूंगा कि क्यों हम पढ़ें आपको, वाई, क्यों पढ़ें, ऐसा क्या आवश्यकता है। आपको नहीं लगता एक बर्डन आ गया, एक एक्स्ट्रा पेपर आ गया, है ना, ऐसी फीलिंग आती होगी आप लोगों को। तो क्यों हम पढ़ें अपकृत्य विधि को। अपकृत्य विधि और मैंने जो इससे पहले जो सवाल किया, उन दोनों को अगर मैं मिला के कहूं तो एक उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि ए नाम का व्यक्ति है और बी नामक व्यक्ति को के ऊपर एक दुश्मनी के नाते झूठा केस करता है, फॉल्स केस करता है, मलिशियस केस करता है। ए ने बी के ऊपर एक झूठा चोरी का मान लीजिए मुकदमा लगा दिया। बी अंततः ट्रायल चलता है, विचारण चलता है और बाइज्जत बरी हो जाता है। सवाल यह आता है कि जो बी को क्षति हुई, क्षति यानी कि ख्याति की क्षति या उसके संपत्ति की क्षति, और मान लीजिए वो इकलौता था अपने अंधे मां बाप का, श्रवण कुमार की तरह, तो क्या व्यक्ति की क्षति नहीं हुई? क्या उसके माता पिता को कष्ट नहीं हुआ? कोई देखने वाला आगे पीछे नहीं। श्रवण कुमार की तरह एक मात्र पुत्र था जिसे कि उसके विरोधी ने झूठे केस में फंसा के जेल में डाल दिया। अब ये 2-4 साल अगर जेल में रह गए तो उस मां बाप को कितना कष्ट हुआ होगा। तो सवाल यह आता है कि चाहे वो व्यक्ति की क्षति हो, चाहे ख्याति की, चाहे संपत्ति की, आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये कर पाएगा जो हमारा अभी तक का लॉ व्यवस्था देता है। इंडियन पीनल कोड की अगर हम बात करें तो चलो भाई, झूठा केस करने का आप इन पे मुकदमा चला दोगे। सवाल यह है कि इंडियन पीनल कोड सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टी की बात करता है, क्या वो मुआवजा और कंपनसेशन की इस केस में बात करता है? तो आपके पास इसका उत्तर नहीं होगा। ये जो गैप है, ये जो खामी है, ये जो कमी है, उस कमी को कौन भरेगा? तो उस कमी को भरने के लिए अब महत्व में आ जाएगा आपका अपकृत्य विधि। यानी कि अपकृत्य विधि उन खामियों को भरता है, उन खामियों को पूरा करता है। तो क्या सर हम टॉट्स में वो कंपनसेशन, वो डैमेजेस, वो क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं? तो उत्तर आएगा हां, बिल्कुल। ये वही विधि है जो आपको क्षतिपूर्ति दिलाएगा, ये क्षतिपूर्ति आपको दिलाएगा। तो ये यहां महत्वपूर्ण हो जाता है, ये जो पहला सवाल। और अभी क्यों हम पढ़े अपकृत्य विधि, तो इसका सवाल का जवाब यही है कि जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं हमारे विधियों में, वो पूरा होता है इस लॉ ऑफ टॉट से, ये अपकृत्य विधि से। आते हैं इसके अगले चरण पे। अपकृत्य विधि की जब हम बात करते हैं तो इसके उद्देश्य को भी समझना जरूरी है। मूलतः इसका जो उद्देश्य है, ये करता क्या है? अपकृत्य विधि जो है वो मानव की जो बिहेवियर है, उसकी जो प्रकृति है, उसको वो नियंत्रित करने का काम करता है। सर कैसे नियंत्रित करता है? मेरा राइट है कि मैं सीधा जाऊं, मेरा अधिकार है कि मैं सीधा जाऊं, लेकिन अगर मेरे सामने कोई पड़ गया तो क्या मैं उसके ऊपर चढ़ के चला जाऊंगा? क्या मैं उसके ऊपर फांग के चला जाऊंगा? क्योंकि वहां तो उसका भी अधिकार शुरू हो गया
कि भाई आप मेरे ऊपर से फान करके, मुझे लांग करके, मेरे ऊपर से आप मुझे क्रश करके नहीं जा सकते। तो ये बेसिकली आपके उस मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। अपकृत्य विधि उसे रेगुलेट करता है, उसे नियंत्रित करता है। तो सर अगर कोई भंग कर दिया, मान लीजिए, नियंत्रण तो करता है, तो क्या भंग नहीं होगा? बिल्कुल भंग होगा। और अगर भंग करेगा तो वो क्या देगा? वो क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा, डैमेजेस पे करेगा। तो ये इस तरह से अपकृत्य विधि मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करता है, ये नियंत्रित करता है। इसके बाद उत्पत्ति की अगर हम बात करें, इसकी उत्पत्ति कहां हुई? बड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि यह केस लॉ आधारित है। कैसा है? केस लॉ आधारित है। इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में जजमेंट्स के द्वारा हुई, न्यायादेशों के द्वारा हुई इंग्लैंड। और उस समय भारत में ब्रिटिशर्स का शासन था, और उस समय के तत्कालीन मेयर्स कोर्ट में, मेयर्स न्यायालय में इसे लागू किया गया। उस समय 3 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, आपका बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। इन तीनों प्रिंसली स्टेट्स में इसे लागू किया गया। उत्पत्ति यहां से इसकी होती है। और इसके बाद अपकृत्य विधि के इसके नेचर को समझना है, जो इसका मूल नेचर है, इसकी जो मूल प्रकृति है, उसे समझना है। अपकृत्य विधि मुख्यतः 3 आयामों पर आधारित है। पूरा का पूरा, जब आप जज बनेंगे, आप जज बन के जब आप न्याय करने जाएंगे किसी टॉर्ट्स के केस में, तो यहां 3 सिद्धांतों का विशेष तौर पे आपको ध्यान देना होगा। कहने का मतलब है कि साम्य, न्याय और शुद्ध विवेक। साम्य कहने का मतलब है, इंग्लिश में एक वर्ड आता है इक्विटी। साम्य है क्या यह समानता है? अभी तो मैंने केस बताया, ए ने बी पे झूठा केस किया, हां, और समानता का हिसाब लगाएं तो सिर्फ उसको 1 लाख का डैमेज हुआ। लेकिन साम्य का सिद्धांत अगर लगाए हम, और वहां पे जस्टिस डिमांड करता है, न्याय की यह मांग है कि उस व्यक्ति को कम से कम 5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए, तो यहां साम्य का सिद्धांत लगेगा और उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए का डैमेजेस, 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। समानता नहीं, बैक्ड बाय राइचियसनेस, एक शब्द आता है धर्म सम्मत समानता। तो धर्म सम्मत समानता आप लगाओगे और वहां उसे कम से कम 5 लाख का डैमेज पे करो। समानता का अगर सिद्धांत लगाएं तो डैमेज कितने का है? 1 लाख का। लेकिन सारे फैक्ट और सिचुएशन को जब कंसीडर किया और साम्य का सिद्धांत लगाया, यानी कि धर्म सम्मत समानता का, जब आपने उसके तराजू पे उसको तौला, तो आपको एहसास हुआ कि कम से कम इसकी ख्याति, इसकी व्यक्ति की क्षति, इसकी संपत्ति की क्षति, और वो जो पीड़ा इसने सहा है, कम से कम इसको मुआवजा 5 लाख का क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। तो यहां पे 5 लाख दिया। वो हमेशा न्याय के ऊपर आधारित होना चाहिए। द जस्टिस मस्ट बी डन, और वो दिखना भी चाहिए ना। तो न्याय आधारित होना चाहिए। और तीसरा, शुद्ध विवेक या शुद्ध अंतःकरण से। जो न्यायाधीश हैं, इन तीनों आयामों का पालन करते हैं एक टॉर्ट्स का केस डिसाइड करते समय इन 3 बिंदुओं का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना होता है। अब आते हैं इसके परिभाषा पर। इसके परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं किसी विधि, जिसमें भारतीय परिसीमा अधिनियम का मैं जिक्र करूंगा, भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के 2 अड़ा में
आपको इसकी परिभाषा मिलती है, हालांकि इसे इनकम्प्लीट डेफिनेशन कहा गया है, अपरिपूर्ण परिभाषा मानी गई है। यह सिर्फ डिस्टिंग्विश कर देता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अपकृत्य को। कहता क्या है कि अपकृत्य से ऐसा सिविल दोष, मार्क द वर्ड, इसे किस तरह का दोष माना गया है? इसे सिर्फ सिविल दोष माना गया। सिविल दोष अभिप्रेत है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग ना हो। यहां एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, कि जैसे ही हम लोग संविदा भंग की बात करते हैं, संविदा भंग की बात करते हैं, या हम लोग न्यास भंग की बात करते हैं, न्यास भंग की जब हम बात करते हैं, तो एक बात मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को कि भाई अगर किसी रूम में अपकृत्य खड़ा है, मान लो ये रूम है और इसमें अपकृत्य खड़ा है, और इन दोनों में से कोई भी अगर इस रूम में एंट्री करेगा, अगर ये आ गया इस फैक्टर में या न्यास भंग आ गया इस फैक्टर में, अपकृत्य वहां से भाग जाएगा। यानी कि जहां संविदा भंग होगा वहां अपकृत्य नहीं हो सकता, जहां न्यास भंग होगा वहां अपकृत्य नहीं हो सकता। यानी कि अपकृत्य संविदा भंग से भिन्न है, न्यास भंग से भिन्न है। और यही आपका भारतीय परिसीमा अधिनियम 2 का डेफिनेशन की परिभाषा भी यही बात कहता है। और कुछ अगर हम न्यायविदों के डेफिनेशन को देखने कर चले, तो सबसे पहले मैं सामंत का डेफिनेशन यहां कोट करना चाहूंगा। सामंत कहते हैं कि अपकृत्य एक सिविल अपकार है जिसके लिए उपचार, अनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात कर रहे हैं। अनिर्धारित कहने का मतलब है कि इसको कौन निर्धारित करेगा? तो इसको कोर्ट निर्धारित करेगा सर, इसको न्यायालय निर्धारित करेगा। और चूंकि ये पूर्व निर्धारित नहीं होता, ये अनिर्धारित होता है, यानी कि लेटर ऑन इट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। कोर्ट, न्यायालय इस चीज का निर्णय करती है कि इस मामले में कितनी क्षतिपूर्ति बनी। तो यही कहते हैं सामंत साहब कि अपकृत्य एक सिविल अपकार है जिसके लिए उपचार, रेमेडी क्या है? तो अनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है, प्रोसीडिंग है। तथा जो केवल संविदा भंग, न्यास भंग या अन्य किसी प्रकार के सामयिक दायित्व नहीं है, नॉट एन इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन, ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये इन सब से भिन्न एक सिविल दोष है, एक सिविल अपकार है। एक सिविल दोष है, एक सिविल अपकार है। हालांकि टॉर्ट्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी दिखाई देते हैं जैसे डिफेमेशन, वो क्रिमिनल भी है, सिविल भी है। लेकिन मुख्य बिंदु इसमें यही है कि यहां पे जब आप रेमेडीज लेने जाते हो तो वो कैसा रेमेडीज में, जैसे आप क्षतिपूर्ति की मांग करते हो, डैमेजेस की मांग करते हो, या कंपनसेशन की मांग करते हो। कंपनसेटरी डैमेजेस भी होता है। तो जब आप इसकी मांग करने जाते हो बेसिकली, तो ये किस नेचर का हो जाता है? ये सिविल नेचर का हो जाता है। इसके बाद एक और डेफिनेशन हम लोग देखेंगे जो विनफील्ड साहब द्वारा दिया गया, और इन्होंने कहा कि विनफील्ड ने जो कहा कि अपकृत्यात्मक दायित्व मूलतः, कहने का मतलब है कि भाई टॉर्ट्स का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपकृत्यात्मक दायित्व है, वो मूलतः विधि द्वारा नियत है। किसके द्वारा नियत है? यानी कि लॉ ने कुछ डिसाइड कर रखा है, लॉ ने कुछ कह रखा है कि ये काम करना है या ये काम नहीं करना है। यानी कि विधि द्वारा वो नियत कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन। क्या एक्ट में, क्या कर्तव्य में चूक भी समाहित होगा? यस, कर्तव्य में चूक भी आता है। क्या किसी को चूक से मारा जा सकता है? सोच के देखो। यस, ऐसा एक केस है जहां पे एक व्यक्ति जबरदस्ती अपनी पत्नी को जगराता करा रहा होता है ना, और तो क्या चूक से मारा जा सकता है? यस सर, मारा जा सकता है। सवाल यहां है कि कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है, और यह कर्तव्य भंग सामान्यतः जनवर्ग के प्रति
होता है। यानी कि आपका जो ड्यूटी है टुवर्ड्स एवरीवन, आप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इसके भंग होने पर वाद द्वारा अनिर्धारित नुकसानी का उपचार प्राप्त किया जा सकता है। यू कैन हैव अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा यह तय किया जाएगा। तो वो जो आप कार्यवाही लेके आते हो मुख्यतः जो कि विधि द्वारा नियत है, और उसके बनिस्पत क्या हुआ, एक ड्यूटी का भंग हुआ, एक कर्तव्य का भंग हुआ, जो कि डिसाइड कर रखा है लॉ ने, डिसाइड कर रखा है कानून ने। और यह कर्तव्य सामान्यतः जनवर्ग के प्रति होता है, टुवर्ड्स एवरीवन। और इसके भंग हो जाने पर क्या हो जाएगा, वाद द्वारा अनिर्धारित नुकसानी की उपचार को प्राप्त किया जा सकता है। तो आप बेहतरीन तरीके से उपचार प्राप्त कर सकते हैं, कोर्ट से रेमेडी ले सकते हैं। अब अपकृत्य के आवश्यक तत्वों पे आएंगे, अति महत्वपूर्ण है, इसको बड़ा ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए 3 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। सबसे पहले दोषपूर्ण कार्य या चूक, दूसरा है आपका विधिक क्षति, और तीसरा है उपचार। सबसे पहले दोषपूर्ण कार्य या चूक को समझेंगे। सबसे पहले हम दोषपूर्ण कार्य या चूक को समझेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे ही हम लोग दोषपूर्ण कार्य या चूक की बात करते हैं, मान लो विधितः आपको कुछ करना था, और आपने नहीं किया, यानी कि द एक्ट इज निगेटिव। करना था, आपने नहीं किया, या आपको कुछ नहीं करना था, लेकिन फिर भी आपने किया। कुछ नहीं करना था, आपने किया, और कुछ करना था, आपने वो ड्यूटी अपनी पूरी नहीं की, यानी कि आपने चूक किया, या फिर आपने दोषपूर्ण कार्य का संपादन किया है। तो ये पहला एलिमेंट है कि अगर हम बात करें, यानी कि विधि आपको कुछ नहीं करने या कुछ करने की बात करती है, और आपको कुछ करना था आपने नहीं किया, या फिर नहीं करना था लेकिन आपने कर दिया। विधि उसको रोक लगाती है, लेकिन फिर भी आपने कर दिया। जैसे कि सर, जैसे उदाहरण बताइए, तो उदाहरण के तौर पे मैं कह सकता हूं आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी थी, आपको किसी का गाड़ी ठोकने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ठोक दिया। या अगर हम नहीं करने वाले में बात करें, जैसे करना था आपने नहीं किया, अगर उसके उदाहरण की बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण है मेडिकल नेग्लिजेंस का। एक नर्स का ही केस ले लो, नर्स की बात ही ले लो उदाहरण की। उसे हर मिनट पे पल्स चेक करना था, हर मिनट पे उसे कुछ मान लो सिरिंज वगैरह या कुछ करना था, और उसने नहीं किया। कैन शी बी हेल्ड लायबल और नॉट? क्या उसकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी या नहीं? सोच के देखो। यस, अगर वो अपने एक्ट में उपेक्षित रहती है, नेग्लिजेंट रहती है, तो फिर यहां उसकी जवाबदेही तय हो जाएगी। तो ये हो गया आपका दोषपूर्ण कार्य या चूक। अगला है विधिक क्षति। क्षति मूलतः 3 तरीके से देखी जाती है। नंबर 1 पे अगर मैं रखूंगा तो जैसे कि नैतिक क्षति। दूसरा अगर मैं रख सकता हूं तो आपका ये है सामाजिक क्षति, और तीसरा ये स्वयं आपका विधिक क्षति। टॉर्ट्स में कहीं भी हमको अगर मतलब होता है तो वो आपका इससे विधिक क्षति से होता है, हमें सामाजिक क्षति या नैतिक क्षति से कोई लेना देना नहीं। मतलब सर कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता हूं कि एक उदाहरण से समझो कि मैं बड़ा सच सवर के निकला, है ना, कोट पैंट डाल के एक पार्टी में जा रहा हूं, आई एम ए गुड स्विमर, मुझे तैरना बहुत अच्छा आता है।
समाज में जो बच्चा डूब रहा था एक तालाब में, जिधर से मैं गुजर रहा था अपनी गाड़ी से, लोग जानते थे कि ये बहुत अच्छा स्विमर है, तैराक बहुत अच्छा है, ये अगर कूद जाएगा तो उस बच्चे को बचा लेगा। समाज के लोग भी खड़े हैं, मेरा नैतिक तौर पे मेरा कंसाइंस भी कह रहा है कि बचा लो। एक तरफ मन कह रहा है कि बचा लो, एक तरफ कहता है कि अपने कपड़े कौन खराब करेगा। इज इट नैतिक क्षति? यस, नैतिक तौर पे मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है। दूसरा, क्या ये सामाजिक क्षति है, या समाज की नजरों में क्या मैं नैतिक तौर पे जिम्मेवार हूं कि नहीं? लेकिन क्या मुझे कोई लायबल कर सकता है? क्या मुझे कोई जवाबदेह कर सकता है इस चीज के लिए? वहां सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाएगा? विधिक क्षति हुई कि नहीं, विधिक क्षति हुई कि नहीं, ये देखा जाएगा। और अगर मैं कोई विधिक क्षति करता हूं तब मेरी जवाबदेही तय हो जाएगी, तब मेरी जवाबदेही तय हो जाएगी। और तीसरे आयाम पे आएंगे, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट, आपका उपचार। उपचार की जब मैं बात करता हूं तो मैं दो एस्पेक्ट से इसको देखता हूं, इसको दो एस्पेक्ट से। उपचार में हम लोग विशेषतः दो एस्पेक्ट से इसे देखते हैं कि ये कैसा उपचार होना चाहिए। तो सर ये इसके लिए पहले मैं मैक्सिम आपको दूंगा, वो है आपका उबी जस ईबी रेमेडियम। उबी जस ईबी रेमेडियम, यानी कि जहां अधिकार है वहां उपचार है, जहां अधिकार है वहां उपचार है। उबी जस ईबी रेमेडियम। और यहां दो एस्पेक्ट समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले, सबसे पहले इसके दो एस्पेक्ट, दो आयाम समझने जरूरी हैं। एक है आपका इंजूरिया साइन डैमनम, इंजूरिया साइन डैमनो, और दूसरा है डैमनम साइन इंजूरिया, डैमनम साइन इंजूरिया। इसे हम कहते हैं बिना हानि के क्षति, बिना हानि के क्षति, और इसे हम लोग कहते हैं बिना क्षति के हानि, बिना क्षति के हानि। अब इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहले बिना हानि के क्षति। सर ये क्या कह रहे हो, बिना हानि के क्षति, बिना क्षति के हानि? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब यहां पे एक गोल्डन वर्ड मैं दे रहा हूं, उसको लगा लेना। ये उसमें नहीं है, उक्ति में नहीं है, ये मैं अलग से जोड़ रहा हूं, ध्यान रखना। ये विधिक शब्द दोनों जगह, जहां जहां क्षति आया है ना, वहां वहां विधिक शब्द जोड़ लो और फिर इसको पढ़ो। अब ध्यान दो, बिना हानि के विधिक क्षति, यानी हानि नहीं हुई, हानि नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ? लीगल डैमेज हो गया, विधिक क्षति हो गई। और हमें किससे मतलब है? विधिक क्षति से। हमें किससे मतलब है? यानी कि टॉर्ट्स में केस लाने के लिए, टॉर्ट्स में डैमेजेस लेने के लिए, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या साबित करना होगा? विधिक क्षति। दूसरा कॉन्ट्रैरी उक्ति जो कॉन्ट्रैरी उक्ति है वो कहता है कि बिना विधिक क्षति के हानि, यानी कि विधिक क्षति तो नहीं हुई लेकिन हानि हुई, यानी लीगल डैमेज नहीं हुआ है, कोई विधिक क्षति नहीं हुई है, लेकिन बंदे को नुकसान हुआ है। इसको केस लॉ से मैं और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले इंजूरिया साइन डैमनम, यानी बिना हानि के विधिक क्षति, बिना हानि के क्षति। और इसके लिए मैं केस आपको रेफर करूंगा, वो है एस्बे वर्सेस व्हाइट। केस का नाम है एस्बे वर्सेस व्हाइट। 1703 का मामला है और इसने ही परसेप्शन चेंज कर दिया। इस केस ने बहुत बड़ा माइलस्टोन चेंज लाया कि पहले कॉन्सेप्ट था इंग्लैंड में कि जहां उपचार है वहां अधिकार है,
यानी कि अगर सर्टेन टाइप ऑफ रिट है, उस रिट में वो फॉल करेगा तभी आपको रेमेडी मिलेगी। लेकिन इस केस ने कहा नहीं, उबी जस इबी रेमेडियम, यानी कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। इस केस ने एक माइलस्टोन सेट किया एसवे वर्सेस वाइट में। इस केस का फैक्ट ये है, फैक्ट ऐसे है कि एक पार्लियामेंटेरियन इलेक्शन रहता है, एक संसदीय चुनाव रहता है, संसदीय चुनाव रहता है। और संसदीय चुनाव में जो वादी महोदय हैं, जिन्होंने वाद लाया है क्षतिपूर्ति के लिए, उन्होंने एक वोटर रहते हैं, क्वालिफाइड वोटर हैं, मतलब इनको वोट देने का राइट है। ये गए वोट देने के लिए, वोट अपना कास्ट करने के लिए गए। लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर रहता है, हर चुनाव का एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, आपको ध्यान होगा, आपको पता होगा। तो ये जो चुनाव पदाधिकारी रहता है वो वोट लेने से मना कर देता है, इसको रोक लगा देता है वादी को। जो चुनाव पदाधिकारी है उसने वोट डालने ही नहीं दिया। हालांकि इस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों नुकसान नहीं हुआ? क्योंकि ये जिसके पक्ष में वोट देना चाहता था वही कैंडिडेट जीत गया था, वही कैंडिडेट जीत गया था। इसलिए इसको कोई क्षति तो नहीं हुई, हानि तो नहीं हुई। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी को आप, जिसका अधिकार है, विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और आप वो बाधित कर रहे हो, तो क्या आप विधिक क्षति कर रहे हो या नहीं? क्या आप विधिक क्षति कर रहे हो या नहीं? और इस केस में यही हेल्ड हुआ, इस केस में यही हेल्ड हुआ कि यस, विधिक क्षति हुई है, चाहे उसको एक पैसे का नुकसान हो या ना हो। और इस तरह से वादी को क्षतिपूर्ति देने का, क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश पारित किया कोर्ट। और कोर्ट ने यह कहा कि भले ही एक पैसे का नुकसान ना हुआ हो, लेकिन चूंकि विधिक क्षति हुई है इसलिए डैमेजेस मिलना चाहिए, क्षतिपूर्ति दिया जाना चाहिए। और अकॉर्डिंगली कोर्ट ने यही निर्णय किया कि क्षतिपूर्ति प्रदान करें। अब कॉन्ट्रारी में हम लोग समझेंगे बिना क्षति के हानि, बिना क्षति के हानि, डैमनम साइन इंजूरिया, यानी कि भाई विधिक क्षति तो नहीं होगा लेकिन हानि जरूर होगा। अब इसके लिए इस फैक्ट को आप ध्यान से सुनिएगा। केस का नाम है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस बहुत फेमस केस है। इसके लिए डैमनम साइन इंजूरिया के लिए, यानी कि बिना क्षति के हानि के लिए, यानी कि बिना विधिक क्षति के हानि। कोई लीगल डैमेज नहीं हुआ है लेकिन हानि हुई है, जबरदस्त हानि हुई है। कैसे? देखिए, ये जो ग्रामर स्कूल वाला रहता है उसमें एक टीचर रहता है जो पहले इसी में काम कर रहा होता है, एक शिक्षक रहता है। ये टीचर इस ग्रामर स्कूल से निकल करके अपना अलग ग्रामर स्कूल, अपना अलग स्कूल खोल लेता है, बगल में ही खोल लेता है। अब चूंकि बच्चे उस टीचर से अवेयर रहते हैं, उस टीचर से ही पढ़े रहते हैं, ज्यादातर बच्चे इस स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं। अब इन बाकी के बच्चों को रोकने के लिए इस ग्रामर स्कूल वाले को अपना फीस आधा करना पड़ा कि जो भी बच्चे बचे हैं, जो भी बच्चे बचे हुए हैं वो रुक जाए कम से कम। नो डाउट इस केस में हानि तो हुई है, लेकिन सवाल यही उठता है, क्या विधिक क्षति हुई है? क्या विधिक क्षति हुई है? क्या कोई लीगल डैमेज हुआ है? अब ये वादी बन के पहुंच गए, ये महोदय ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल वाले वादी बने और कोर्ट वाद लेके आ गए कि इन्होंने जबरदस्त हमको डैमेज किया है, ये हमको कंपनसेट करें, ये हमको मुआवजा दे। पॉइंट यही था कोर्ट के सामने कंसिडरेशन के लिए कि क्या कोई लीगल डैमेज हुआ है, क्या कोई विधिक क्षति हुई है या नहीं। और कोर्ट ने यही पाया कि कोई विधिक क्षति नहीं हुई है, निसंदेह हानि हुई है, निसंदेह हानि हुई है। बच्चे चले गए, स्कूल का फीस आधा करना पड़ा रोकने के लिए उन्हें, निसंदेह हानि हुई है।
लेकिन क्या कोई विधिक क्षति हुई है? क्या इस टीचर को अपना स्कूल खोलने का अधिकार है या नहीं? कोर्ट ने कहा है, बिल्कुल है भाई, आप भी स्कूल खोल सकते हो, वो भी स्कूल खोल सकता है, कोई मना ही नहीं है। और अकॉर्डिंगली यही पाया गया कि भाई इस केस में आपका यही निर्धारित हुआ कि चूंकि कोई विधिक क्षति नहीं हुई है, इसलिए वादी का वाद खारिज किया जाता है। वादी का वाद क्या किया जाता है? खारिज किया जाता है। तो ये दो मुख्य आयाम है एक्चुअली टॉर्ट्स को समझने के लिए, अपकृत विधि को समझने के लिए, कि डैमेजेस आप वही क्लेम कर सकते हो, क्षतिपूर्ति की मांग आप वही कर सकते हो जहां विधिक क्षति हुई हो। अगर विधिक क्षति नहीं है फिर मुश्किल होगा, मुश्किल क्या, आपको नहीं मिलेगा। तो यहां हो गया। इसके बाद उपचार मैंने कहा कि सीधा एक प्रिंसिपल उबी जस इबी रेमेडियम, उबी जस इबी रेमेडियम का ध्यान रखा जाएगा। उबी जस इबी रेमेडियम का ध्यान रखा जाएगा, यानी कि जहां अधिकार है, यानी कि जहां भी बंदे का विधिक अधिकार का हनन होगा, जहां अधिकार है, निसंदेह वहां क्या प्राप्त हो जाएगा? उपचार प्राप्त हो जाएगा। जहां अधिकार है वहां उपचार है। तो ये तीन आयाम आपके टॉट्स के बहुत महत्वपूर्ण। तो हम लोगों ने अभी बहुत अच्छे से समझ लिया कि हमेशा क्षतिपूर्ति कहां मिलेगी? जहां बिना हानि के क्षति होगा। एक मैजिकल वर्ड मैंने दिया है, कभी भूलिएगा मत, जहां जहां क्षति आएगा वहां विधिक शब्द लगा लीजिएगा, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी कि बिना हानि के विधिक क्षति, हानि तो नहीं हुई, विधिक क्षति हुआ। जैसे ही विधिक क्षति होगा आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आप क्षतिपूर्ति लेने के अधिकारी बन जाएंगे। एक केस और है, भीम सिंह बनाम स्टेट ऑफ J&K, भीम सिंह वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। इसमें भीम सिंह एक माननीय विधायक रहते हैं और पुलिस इनको जबरदस्ती, ये सेशन अटेंड करने जा रहे होते हैं, विधानसभा की कार्यवाही अटेंड करने जा रहे होते हैं, और इनको पुलिस जबरदस्ती थाने में बिठा लेती है। इन्होंने मामले को लाया, कोर्ट के समक्ष वाद लाया और क्षतिपूर्ति की मांग की कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, ये मेरा अधिकार है कि मैं जाके, चूंकि विधायक हूं, मैं जाके सेशन अटेंड कर सकता हूं, और चूंकि मेरे संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है इसलिए मुझे क्षतिपूर्ति दी जाए। आप ध्यान रखिए कि इस केस में 50,000 रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश हुआ था। इसे विधिक अधिकार का उल्लंघन माना था कोर्ट, और यहां पे आदेश किया कोर्ट ने 50,000 रुपया क्षतिपूर्ति प्रदान कर। वही कॉन्ट्रैरी में अगर मैं बात करूं तो दूसरा है आपका बिना क्षति के हानि। यहां कोई आप क्षतिपूर्ति नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मैजिकल वर्ड लगाओ यहां पे, विधिक, बिना विधिक क्षति की हानि, यानी लीगल डैमेज नहीं हुआ लेकिन निसंदेह आपको हानि हुई। लेकिन क्या आपको क्षतिपूर्ति मिल पाएगा? क्या आपको क्षतिपूर्ति मिल पाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाता। तो इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना, पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये टॉट्स का डेमो था, बहुत बहुत धन्यवाद। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ओके, थैंक यू।